हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीम। वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम बेसिक्स विद एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में सीएसआईआर के पीवाईक्यूज को स्टडी करेंगे। ठीक, मॉल बायो हमारा टॉपिक चल रहा है। आई थिंक ये पार्ट 8 होगा, आई गेस। और तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 3 पीवाईक्यू से हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक, तो while replicating DNA, the rate of misincorporation by DNA polymerase 1, ठीक है, पॉल 1 की बात की गई है, बिकॉज हमने बताया था डिफरेंट पॉलीमरेज की डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्लियर एज आई थिंक ये 5 है यहाँ पर। ठीक है, टेस्ट पर 5 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, तो इतना ये एरर प्रोड्यूस करता है कि इतने न्यूक्लियोटाइड्स में एक एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल एरर रेट ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए में देखा गया कि जब रेप्लिकेशन होने के बाद एरर रेट देखा गया एक्चुअल, तो पाया गया कि वो तो बहुत कम है। कहा पहले जा रहा था कि 10⁵ न्यूक्लियोटाइड्स में एक निकलेगा, फिर पता चला एक्चुअल रेट कि 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स में एक आ रहा था, तो बहुत कम है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका मेन रीजन किसी को जाएगा कि एरर प्रोन रेप्लिकेशन की इसकी एबिलिटी को। ठीक है, कि जैसे बिकॉज ये क्या करता क्या है, इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किससे डिटरमाइन करेंगे हम? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। ठीक, उससे। तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका? आपका आंसर हो गया इसके अंदर सेकंड वाला। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल अलग ही लेके जा रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3' to 5' पॉलीमरे सॉरी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, पढ़ने की। बाकी जो एक्टिविटी और के पास कौन सी होती है? 5' to 3' पॉलीमरेस, जो कि है गैप फिलिंग की एक्टिविटी। ठीक, और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, जो कि है प्राइमर रिमूवल की कैपेबिलिटी, जो सिर्फ और सिर्फ पॉल 1 के पास है प्रोकैरियोट्स के केस में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑल ऑर्गेनिज्म इट इज क्रिटिकल दैट रेप्लिकेशन इनिशिएशन बी टाइटली कंट्रोल्ड टू इंश्योर क्रोमोसोम नंबर एंड सेल नंबर रिमेन अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड। ठीक है, अभी मतलब ये चीज कह रहे हैं कि ताकि ये ना हो कि एक सेल है, सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक तो आपका सेल डिवीजन होगा जो आपको बाहर से देखने पे दिखेगा कि हाँ एक सेल था, 2 सेल बन गए। एक इंटरनल प्रोसेस चल रहा है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है। अब हो सकता है रेप्लिकेशन, एक रेप्लिकेशन हो गया, 2 रेप्लिकेशन हो गया, 3 रेप्लिकेशन हो गया, तो इससे क्या होगा? मल्टीपल कॉपीज पहुंच जाएंगी। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज पहुंच जाएंगी, तो एनीप्लॉइडी कॉज हो जाएगी, जो कि एक म्यूटेशन है। ठीक है, जो कि सही नहीं है। क्लियर, प्रॉब्लम जनरेट करेगा। ठीक, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है बेसिकली, ये चीज ये पूछ रहे हैं, गिवन बिलो आर द सेवरल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ताकि जो ये सेल डिवीजन है और जो आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेशन है ये बैलेंस्ड रहे। ठीक, तो अब इसमें आपका आता है, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें पता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर से आपका जो भी डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट्स में चाहिए यूकेरियोट्स में। तब क्या होता है बेटा कि सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि एक पेरेंटल डीएनए, 2 पेरेंटल डीएनए थे लेट अस से। ठीक है, 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड थे। ठीक, अब इसे रेप्लिकेट होना है, तो रेप्लिकेट होने के टाइम पे क्या होगा? हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जिस जिस पर आपका न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो अगर हम ये देख रहे हैं डॉटर के अंदर, एक डॉटर के अंदर ये होगा, दूसरी डॉटर के अंदर ये होगा। ठीक, डॉटर सेल की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या होगा कि हाइब्रिड नेचर है। ठीक है, हाइब्रिड नेचर है। अब इस हाइब्रिड नेचर की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है इसकी? कि जो भी पेरेंटल डीएनए होता है वो आपका मिथाइलेटेड होता है। ये भी आपको मिथाइलेटेड होगा। ठीक है, मिथाइलेटेड और नॉन मिथाइलेटेड जो डीएनए है वो हमारे रेप्लिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेमी मिथाइलेटेड जो है रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं कर सकते डीएनए। हेमी मिथाइलेटेड क्यों? बिकॉज एक तो पेंटल स्ट्रैंड थे जो पहले से ही आपके मिथाइलेटेड थे, लेकिन इस केस में जो दोनों स्ट्रैंड नहीं वाले जो न्यू सिंथेसाइज हुए हैं ये नॉन मिथाइलेटेड है। तो कंडीशन एक कौन सी होगी? हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन होगी। ये भी हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन की हाफ मिथाइलेटेड है। इस चीज को कौन रोकता है? इस चीज को सेक एक जो है वो प्रिवेंट करता है इनिशिएट होने से, ये हेमी मिथाइलेशन को पहचान लेता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हमारा ए स्टेटमेंट सही है। तो हमें पता है डीएनए ए प्रोटीन जो है, डीएनए ए ऑर्गेनाइजिंग रीजन पर जाकर एलिमेंट पर बाइंड करेगा जो 9 में रिपीट से बना है और आई रीजन में। ठीक है, और इनिशिएट करेगा रेप्लिकेशन को। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब आपको दिखाना है, आपने 2 ऑप्शन दिए हैं सब में, दो दो।
ठीक है, आप ये पढ़ोगे कि रेशियो ऑफ एडीपी एंड एटीपी इज इंपॉर्टेंट एज हाई लेवल ऑफ एडीपी, नहीं एनर्जी चाहिए होती है रेप्लिकेशन के लिए तो, है ना, तो एडीपी तो नहीं एटीपी चाहिए होगा, तो ये हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, अगर तब भी कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, क्योंकि इन दोनों के लिए आप श्योर होना चाहिए ए एंड बी के लिए, वहां से आप आंसर निकालोगे। ठीक है, ये जो एग्जामिनर वो भी ये देखना चाहता है। रिक्रूटमेंट ऑफ एचडीए प्रोटीन बाय स्लाइडिंग क्लैंप इनहिबिट्स एटीपी हाइड्रोलिसिस, तो ये इनहिबिट नहीं करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, हो सकता है ये वाली बात भी आपको पता ना हो। ठीक, तो इसलिए डी भी गलत हो गया। रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन डेयर एप्लीकेशन, अब देखो अगर आपको ए एंड बी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग भी पता है, ठीक, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, चलो आपको बी के बारे में पता है तो आप जो बी वाली नहीं है, बिकॉज ये क्या पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, यानी जो इनकरेक्ट है आप सिर्फ उन्हें चूज करोगे। ठीक, तो इनकरेक्ट कौन सी होंगी, बी तो करेक्ट है तो बी वाली साइड हटा दो, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, हमारे पास सी और डी बचा है और ए बची है। फिर आपको ए वाली बात पता है तो आप ए वाला ऑप्शन हटा दो, अब क्या बचा, थ्री। ठीक है, तो आपको सब पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो जो चीजें पता है वो अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इट टेक्स 40 मिनट्स फॉर टिपिकल ई कोलाई सेल टू कंप्लीट रेप्लिकेट इट्स क्रोमोसोम। ठीक, तो क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करने में ये 40 मिनट्स का टाइम ले रहा है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, बैक्टीरियल जो ई कोलाई है बेसिकली इसका क्रोमोसोम। फिर हमारा बात कह रहे हैं कि अम, जब सेल डिवीजन का इवेंट आ रहा है, ठीक है, जब सेल डिवीजन का इवेंट आ रहा है, सेल डिवीजन में आप लगते हैं 20 मिनट्स। ठीक है, जब हम कहते हैं, जब हम बाहर से देखते हैं कि एक सेल जो था वो दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है इसके बैक में क्या प्रोसीजर चल रहा है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी भी दो कॉपीज बनी है। ठीक है, ताकि जब सेल डिवीजन हो तो दो डॉटर सेल में वो ट्रांसफर की जा सके। क्लियर, तो दो प्रोसेस चल रहे होते हैं। ठीक, अब ये किस तरह से कोइंसाइड, ये चल रहा है 40 मिनट्स का प्रोसीजर और ये चल रहा है 20 मिनट्स का प्रोसीजर, जिसे हम कहते हैं जनरेशन टाइम टू डबलिंग टाइम। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया सेल अपनी पॉपुलेशन को डबल कर रहा है बेसिकली। क्लियर, तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो सेल डिवीजन का इवेंट हो रहा है, ठीक है, अब ये मेंशन नहीं है कि कितनी कितनी देर का हो रहा है। ठीक है, बट ये बता रखा है कि सेल डिवीजन के से बेसिकली जो 20 मिनट्स का क्रोमोसोमल डिवीजन है, ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 20 और 20 में, तो जो 20 मिनट्स का क्रोमोसोमल डिवीजन है वो सेल डिवीजन से पहले ही हो जा रहा है। ठीक है, ये लिखा है कि 20 मिनट्स ऑफ अ फ्रेश राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड बिफोर द सेल डिवाइड्स। ठीक, सो व्हाट वुड बी द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई ग्रोइंग एट दिस मच टेम्परेचर इन कॉम्प्लेक्स मीडियम। क्लियर, तो अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि भाई क्रोमोसोम को रेप्लिकेट होने में तो 40 मिनट्स लग रहे हैं, जबकि सेल को डिवाइड होने में 20 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अब सबके मन में कंफ्यूजन नहीं आएगा कि अगर ये जो सारा प्रोसेस है ये 20 मिनट के अंदर हो जा रहा है, ठीक है, तो भाई, और जबकि क्रोमोसोम को रेप्लिकेट होने में कितना कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, 40 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये मैनेज किस तरह से करें इस चीज को, क्योंकि भाई 20 मिनट्स के अंदर लेट्स डिवीजन हो गया। ठीक है, तो अब तो इतने में तो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो नहीं पाया बिकॉज 40 मिनट्स लग रहे थे। ठीक है, तब क्या किसी सेल के अंदर पूरा जा रहा है क्रोमोसोम या फिर हाफ रेप्लिकेटेड जा रहा है, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, बट हमें नेचर में, और ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है, यानी इस तरह से पॉसिबल है, इस तरह से ही होती हैं चीजें। क्लियर, तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं सब चीज को। क्लियर, तो क्या होता है कि, और इस चीज का आंसर यहीं पे गिवन है कि जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होता है वो 40 मिनट्स का होता है। शुरुआत के 20 मिनट्स जो है सेल डिवीजन से पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और 20 मिनट्स जो होगा सेल डिवीजन के टाइम पर होगा, जो रिमेनिंग 20 मिनट्स है, ठीक है, वो कोइंसाइड करेगा किसके साथ, जो सेल डिवीजन है उसके साथ। ठीक, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये हमारे एक सेल है, ये दो में डिवाइड किया, ठीक, फिर ये फर्दर दो में डिवाइड करेगा। क्लियर, तो ये जो डिवीजन होना है, ठीक है, ये जो डिवीजन होना है, इसके लिए क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ही यहीं पर 20 मिनट्स ऑलरेडी कर चुका होता है। तो जब नेक्स्ट 20 मिनट्स का डिवीजन आता है तो तब उस टाइम पर जो रिमेनिंग क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन के 20 मिनट्स है उन्हें ये कंप्लीट कर लेता है इसके साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो डिवीजन का टाइम है, जो जनरेशन का टाइम है, ठीक है, वो कितना रहेगा, 20 मिनट्स ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर होता है 20 मिनट्स। क्लियर, ये पता होना जरूरी है कि ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं। कई बार आपको पता होगा 20 मिनट्स के अंदर जनरेशन टाइम है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो जो वीडियो था वो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस है उन्हें शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज पर मंथ।
इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक एंड टैक बैक कर सकूं. So thank you for knowledge extrema. See you next time. Take care.